हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 2। सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये कोर्स है पंजाब लेक्चरर कैडरे इकोनॉमिक्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स में हमारी एक ही क्लास कंडक्ट हुई थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास, बेसिक टर्म्स की क्लास। आज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बनता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस टाइप में, किस किस चीज़ों में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें आप अपने फैक्ट्स, फिगर और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक स्टडी के लिए। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिक्स का, जिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अलग अलग सोर्सेज से। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट स्टेप है। इस पे अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा को इकट्ठा करते हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस या फिर स्पेसिफिक स्टडी के लिए। इजी एग्जांपल, एक शॉपकीपर है जो ये जानना चाहता है कि उसकी शॉप में सबसे ज़्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक सेल होती है, तो वो अपने 100 कस्टमर से उनका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक पूछेगा। जो वो 100 कस्टमर से पूछ रहा है, उसी ही प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। द आंसर कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटा। जो आंसर्स कलेक्ट किए उससे अपने कस्टमर से, उसी को हम डेटा बोलेंगे। हिंदी में भी यही चीज़ लिखी है मैंने। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, और ये स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे अनदर एग्जांपल, टीचर्स ने क्लास के स्टूडेंट्स से पूछा डेली कितने आवर्स पढ़ते हो। एक स्टूडेंट ने बोला मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, बी ने बोला मैं 4 घंटे, सी ने बोला मैं 3 घंटे। जो जो आंसर्स मिले वही डेटा है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट स्टेप है। किसी स्पेसिफिक स्टडी या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा को इकट्ठा करना डिफरेंट सोर्सेज से, वही हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज आते हैं। एक तो आता है प्राइमरी डेटा, दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले प्राइमरी डेटा, जब डेटा पहली बार ही कलेक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटर की तरफ से, द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर, उसे हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे। ठीक है, जब हमने सोचा हमने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, तो मैंने जब पहली बार एज एन इन्वेस्टिगेटर मैंने अपना डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो वो प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा के आपको इसके मेथड्स याद रखने हैं। सबसे पहला मेथड ऑब्जर्वेशन। जब एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं सिर्फ चुपचाप खड़ी होके सिर्फ ये देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बाय वॉचिंग पीपल, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। कि मान लेते हैं मैं एक शॉपकीपर हूँ किसी शॉप की, तो मुझे ये देखना है मेरी शॉप पे किस तरह के कपड़े ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ एज एन इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे खड़ी होके ये देखूँगी कि ज़्यादातर कस्टमर्स कौन से, किस तरह के कपड़े को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो वो मेथड क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। कि मैं सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व कर रही हूँ, इन्वेस्टिगेटर होने के नाते सिर्फ मैं डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं जाकर पूछ नहीं रही, सिर्फ मैं बैठ कर विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ देख रही हूँ, उनका मैं बिहेवियर देख रही हूँ कि उनका किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए क्या बिहेवियर जा रहा है। इन द ऑब्जर्वेशन मेथड द रिसर्चर कलेक्ट डेटा बाय वॉचिंग पीपल। याद रखना कीवर्ड्स, लोगों को देखकर, इवेंट्स को देखकर, एक्टिविटीज़ को देखकर, बिना किसी एक भी क्वेश्चंस को पूछे हम अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन होगा। इस मेथड में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किसी से सवाल पूछना ज़रूरी नहीं होता। एग्जाम्पल, एक सुपरमार्केट का ओनर है, देखना चाहता है कि कस्टमर सबसे पहले किस शेल्फ पर जाते हैं, तो वो या तो सीसीटीवी चेक करेगा या फिर खुद खड़ा होकर कस्टमर की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा, जिससे उसे पता चलेगा कि कस्टमर्स सुपरमार्केट में एंटर होते ही सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट या शेल्फ की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू।
फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा प्राइमरी डेटा में ऑब्जर्वेशन, कि सिर्फ बिना क्वेश्चंस पूछे हमने डेटा को कलेक्ट करना। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है ना, डेटा कलेक्ट करता है लोगों से क्वेश्चंस पूछ के डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली जाते हैं लोगों के पास, उनसे अपने रिसर्च पर्पस के लिए जो भी उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं। इस मेथड में रिसर्चर्स लोगों से फेस टू फेस या फिर फ़ोन पर क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर्स नोट करते हैं। एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है जो 50 फार्मर से मिलकर पूछता है आप कौन सी क्रॉप उगाते हो, ठीक है, फर्टिलाइज़र पर कितना खर्च करते हो। फार्मर्स के आंसर्स को रिकॉर्ड किया जाता है और यही मेथड क्या है, इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हैं, रिटन क्वेश्चंस की, और रिस्पोंडेंट्स को वो शीट दे देते हैं, लिस्ट दे देते हैं, और रिस्पोंडेंट्स को बोला जाता है आप इनको फिल करो, वो क्वेश्चनेयर है, ठीक है। जब एक रिसर्चर अपने रिसर्च सब्जेक्ट या फिर रिसर्च टॉपिक के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है और वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने रिस्पोंडेंट्स को देता है जाकर, और बोलता है इसको फिल कर दो मेरे लिए, तो वो कौन सा मेथड होगा, क्वेश्चनेयर मेथड होगा, ठीक है। इस मेथड में क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर रिस्पोंडेंट्स को दे दी जाती है और वो खुद आंसर्स भरते हैं। एक कंपनी गूगल फॉर्म भेजती है, क्वेश्चंस, एज कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, फेवरेट मोबाइल ब्रांड कितना है, लोग खुद फॉर्म फिल करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल होगा, क्वेश्चनेयर मेथड का। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल। इन द स्केड्यूल मेथड द रिसर्चर आस्क क्वेश्चंस एंड फिल द आंसर्स हिमसेल्फ। देखो दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्केड्यूल और क्वेश्चनेयर में। क्वेश्चनेयर में रिस्पोंडेंट खुद फॉर्म पे क्वेश्चंस को फिल करता है, ठीक है, आंसर्स भरता है। बट स्केड्यूल में क्या होता है, सेम है, लिस्ट बनाई जाती है क्वेश्चंस की और उसे रिस्पोंडेंट्स को नहीं दिया जाता, रिस्पोंडेंट से सिर्फ उन क्वेश्चंस को पूछा जाता है और फिल कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ, मैं एज अ रिसर्चर, मैं अगर स्केड्यूल मेथड यूज़ करूँगी तो मेरे पास लिस्ट होगी क्वेश्चंस की, बट मैं आंसर्स पूछ के खुद ही उन क्वेश्चंस को फिल करूँगी, पर मैं वो शीट रिस्पोंडेंट्स को नहीं दूंगी। बस यही इतना ही डिफरेंस है स्केड्यूल और क्वेश्चनेयर में। क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल में ये डिफरेंस है कि स्केड्यूल में रिस्पोंडेंट फॉर्म फिल नहीं करता, मतलब जो जिनसे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसे रिस्पोंडेंट बोला जाता है, वो नहीं करता, बट जो रिसर्चर है वो खुद पूछकर खुद आंसर लिख देता है। बस इतना ही फ़र्क है। क्वेश्चनेयर में हम वो लिस्ट ही रिस्पोंडेंट को दे देते हैं, रिस्पोंडेंट खुद भरता है। एग्ज़ाम्पल, जब हमारे घर पे सेंसस वाले आए थे ऑफिसर्स, वो घर घर जाके पूछते हैं फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, एजुकेशन क्या है, तो वो सब चीज़ें वो खुद फिल करते हैं, सिर्फ हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, सेंसस का एग्जाम्पल, स्केड्यूल के अंदर, ना कि क्वेश्चनेयर के अंदर। एक्सपेरिमेंट, जब हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ों का यूज़ करके हम एक्चुअल में कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, उसे हम एक्सपेरिमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड में रिसर्चर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखता है। एग्जाम्पल, एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो देखना चाहती है कौन सा फर्टिलाइज़र है जो वो बेस्ट है, तो एक खेत लेते हैं ए, एक खेत लेते हैं बी। ए में नए वाले फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, बी में पुराने वाले डालते हैं, फिर दोनों की क्रॉप प्रोडक्शन को कंपेयर करते हैं किस में सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन आई। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंट मेथड हो जाएगा। एमसीक्यू टिप आपने याद रखनी है, ऑब्जर्वेशन, अगर वॉचिंग कीवर्ड आए तो वो किस में फॉल करेगा, किस मेथड में, ऑब्जर्वेशन में। अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं डायरेक्टली तो वो इंटरव्यू, अगर रिस्पोंडेंट फिल कर रहा है फॉर्म तो वो क्वेश्चनेयर, अगर इन्वेस्टिगेटर के फिल कर रहा है फॉर्म तो वो स्केड्यूल। अगर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है टेस्टिंग करके कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर तो वो किस में जाएगा, एक्सपेरिमेंट में। आई होप आपको प्राइमरी डेटा और उसके मेथड क्लियर है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, हम सिर्फ उस डेटा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। अपने रिसर्च पर्पस के लिए हम किसी और का डेटा यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट करके रखा है, तो वो किस में फॉल करेगा, सेकेंडरी डेटा में।
डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, बस हम उसको यूज़ करने हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है और हमें किसी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है तो हम देखेंगे, जैसे मुझे अगर पता लगाना है लास्ट ईयर में कितना जीडीपी था तो मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट से ही वो डेटा कलेक्ट करूँगी। सेंसस, जैसे मुझे पता लगाना है कितने पढ़े लिखे लोग हैं कितने अनपढ़ लोग हैं तो मुझे ये पता लगाना है तो मैं सेंसस की रिपोर्ट का यूज़ करूँगी। अगर मुझे इन्फ्लेशन का पता लगाना है मैं आरबीआई का यूज़ करूँगी। बुक्स, रिसर्च पेपर और वेबसाइट्स, इनका यूज़ करके मैं अगर अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए किसी डेटा का यूज़ कर रही हूँ तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कलेक्टेड बाय रिसर्चर, जो प्राइमरी डेटा होता है वो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, बट जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा होता है, हम उसको सिर्फ यूज़ करते हैं। प्राइमरी डेटा जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, बट ये जो है सेकेंडरी डेटा वो लेस रिलायबल है, क्योंकि ये अदर सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने नहीं लिया, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमने स्क्रैच से डेटा कलेक्ट करना है, ज़ीरो से, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो चीप होता है, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया, हम सिर्फ उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा टाइम कंज्यूमिंग होता है और सेकेंडरी डेटा टाइम को सेव करता है। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब हमने पढ़ा अभी तक, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अभी तक हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं? सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने मतलब पढ़ा, उसके बाद हमने सोर्सेज पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी और उसके मेथड्स और उनके सोर्सेज और उनका डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को इकट्ठा तो कर लिया, सेकेंड स्टेप है अब ये याद रखना, सीक्वेंस में ही आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, दूसरा काम क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को अरेंज करना, जो डेटा कलेक्ट किया है उसको अरेंज करना सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद यूज़ करना, प्रॉपरली उसको अरेंज करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है। अगर डेटा कम हो तो उसे समझना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने रो डेटा उठाया 67, 72, 55, 81, 60, 75, तो इसे थोड़ा समझना मुश्किल है, बट अगर मैं इसे ऑर्गेनाइज कर दूँ, छोटे से बड़ा कर दूँ, तो ये समझना ज़्यादा इजी रहेगा, तो इसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। अब हमने समझना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें से एमसीक्यू बनते हैं। आपको याद रखना है इनके हेड्स और उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जब हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे 2022 की सेल्स कितनी थी, 2023 की सेल्स कितनी थी, 2024 की सेल्स कितनी थी। जब हम टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, टाइम कीवर्ड याद रखना, वो क्या है? क्रोनोलॉजिकल। ज्योग्राफिकल ऑर्डर में हम रीजन्स और प्लेस के अकॉर्डिंग डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे पंजाब में इतने स्टूडेंट हैं, दिल्ली में इतने स्टूडेंट हैं, हरियाणा में इतने स्टूडेंट हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा? ज्योग्राफिकल ऑर्डर। अब इसका कीवर्ड क्या याद रखना है? प्लेस। प्लेस याद रखना है वो किस में फॉल करेगा? ज्योग्राफिकल ऑर्डर में। देन आता हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें हमने A to Z याद रखना है। अगर हम स्टूडेंट्स का मैं डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, उनके नेम्स हैं, तो मैं उनके नेम्स को ना A to Z में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दूँगी, तो ये क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या आता है? सिमिलर डेटा को एक ग्रुप में डाल देना, उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। याद रखना कीवर्ड क्या है? सिमिलर डेटा को इकट्ठे एक ग्रुप में डाल देना, उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मेल स्टूडेंट्स 120 हैं, तो मैंने सब मेल स्टूडेंट्स को मेल स्टूडेंट्स के ग्रुप में डाल दिया, फीमेल स्टूडेंट्स को फीमेल ग्रुप्स में डाल दिया, तो ये क्या है? हमारा क्लासिफिकेशन। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस पर आपने क्या याद रखने, टाइप्स याद रखने, क्रोनोलॉजिकल टाइम के बेसिस के, प्लेस, जोग्राफिकल, अल्फ़ाबेटिकल A to Z, क्लासिफिकेशन में सिमिलर डेटा की ग्रुपिंग कर देनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को प्रेजेंट करना, पहला स्टेप कलेक्ट कर लिया, दूसरा स्टेप उसको ऑर्गेनाइज कर लिया,
तीसरा स्टेप है उसको प्रेजेंट करना, शो करना डेटा को। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स शोइंग डेटा इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव फॉर्म सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। ऐसे दिखाना कि लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, अट्रैक्टिव वे में दिखाना, क्लियर वे में दिखाना, उसी को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। डेटा को इस तरह दिखाना कि देखते ही समझ आ जाए। प्रेजेंटेशन से डेटा इंटरेस्टिंग और ईजी बन जाता है। अब इसके भी मेथड याद रखने आपने। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, बस वर्ड्स में बताना, जैसे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट पास एंड 40 फेल। टेक्स्ट में बताना, वो टेक्सचुअल डेटा हो जाएगा। टैबुलर प्रेजेंटेशन में हम टेबल्स क्या हेल्प लेंगे, जैसे मैंने रो और कॉलम, रो और कॉलम कीवर्ड याद रखना। ये है हमारी रो ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है हमारे कॉलम। 2 कॉलम का यूज़ किया 1 और 2, जिसमें एक में मैंने सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स लिखे। सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट, स्टूडेंट्स इतने इतने इतने। तो ये क्या हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने डायग्राम्स का यूज़ किया। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, ये सब डायग्राम्स का यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। सबसे पहले बार डायग्राम, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या है, कीवर्ड याद रखना। बार डायग्राम को तब यूज़ करते हैं जब हमने डेटा को कंपेयर करना हो डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। कंपेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज, तो किस डायग्राम का यूज़ करेंगे, बार डायग्राम्स का। जैसे ये सेल्स है, सेल्स का डेटा है, ये ग्राफ देख रहे हो आप ग्रीन वाला। मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा सेल्स का डेटा है, ठीक है। ये सेल्स है रुपीज़ में 2000, 4000, 6000 और 8000। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं, जैसे शर्ट की कितनी सेल हुई, पैंट्स की कितनी सेल्स हुई, टी शर्ट्स की कितनी हुई, जैकेट्स की कितनी हुई। जब हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, उसको हम बार डायग्राम्स में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या होता है, जब हम पूरी चीज़ को हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। यूज टू शो पार्ट्स ऑफ अ होल, किसी पूरी चीज़ का हिस्सा बता रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम पाई डायग्राम बोलेंगे। जैसे फेवरेट फ्रूट ऑफ स्टूडेंट्स, अब बात किसकी कर रहे हैं, सब स्टूडेंट्स की, बट किन हिस्सों में बांट रहे हैं, फेवरेट फ्रूट्स के हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स को मैंगो 40% पसंद है, एप्पल 25% और 20% उनको बनाना पसंद है और 15% उनको ग्रेप्स पसंद है। जब हम ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कीवर्ड याद रखना है, जब हम पार्ट्स शो करते हैं किसी पूरी चीज़ का, उसे हम पाई डायग्राम में शो करते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल डायग्राम, जिस पे हम रिलेशनशिप बताते हैं थ्रू रेक्टेंगल्स। बस इतना याद रखना है। जैसे ये एक्सपेंडिचर है फैमिली का, कि फैमिली कितना खर्चा करती है, फूड पे इतना खर्चा कर रही है, रेंट पे इतना, एजुकेशन पे इतना, अदर्स पे इतना। तो ये हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, रेक्टेंगल डायग्राम की हेल्प से। पिक्टोग्राम में आपने याद रखना है, पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करेंगे। सिंपल कीवर्ड, पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नोट पढ़ लो एक बार। डायग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड सेव टाइम एंड मेक कंपैरिजन सिंपल, हम कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। तो ये थे आपके डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की डिफाइंस। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, जैसे लाइन ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स और जाइव कर्व्स, ये सब हमें किस में यूज़ करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। जब हमने सेल्स बतानी है, मंथली सेल्स, तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर्स ओनली, हम इनको बार ग्राफ्स और लाइन ग्राफ्स में शो कर सकते हैं। अब इसके भी हमने अलग अलग टाइप्स की कर्व्स पढ़नी है और आपको इनके कीवर्ड्स याद रखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफ्स आर यूज टू प्रेजेंट डेटा इन विजुअल फॉर्म। ग्राफ्स कब यूज़ किया जाते हैं, जब हम डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, और ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और कंपैरिजन इनका इजी हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ना है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, जब हम ट्रेंड और चेंज दिखा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम सिंगल पीरियड ऑफ टाइम में
ट्रेंड और चेंज दिखा रहे हैं उसे हम किस में शो करेंगे, लाइन ग्राफ में। तो आपको कीवर्ड क्या याद रखने, ट्रेंड और चेंज, या फिर जब भी सेल्स की बात की जाएगी है ना, तब हम किसकी बात करेंगे, लाइन ग्राफ्स की बात करेंगे। जैसे मंथ क्या है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, तो उनकी सेल्स है इतनी। तो जब हमने सिंगल पीरियड ऑफ टाइम, एक सिंगल ईयर में बताया कि अलग अलग मंथ में सेल्स कितनी है, तो हमने लाइन ग्राफ का यूज़ किया। नेक्स्ट है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स वही जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, अभी पढ़े थे, ये बार डायग्राम्स और बार ग्राफ सेम ही होते हैं, इनका मीनिंग भी सेम है और इनकी प्रेजेंटेशन भी सेम ही है। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। यूज टू कंपेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। जब हम डिफरेंट कैटेगरीज में डेटा को कंपेयर करते हैं तो हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताना तो स्टूडेंट्स के बारे में ही है, बट ये बताना है कि वो स्टूडेंट अलग अलग कोर्सेज को चूज़ कर रहे हैं। जैसे बीकॉम वाले इतने स्टूडेंट्स हैं और बीए वाले इतने हैं, बीएससी वाले इतने हैं, बीबीए वाले इतने हैं, तो ये हम बता रहे हैं बार ग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कॉन्टीन्यूअस डेटा, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये कीवर्ड याद रखना, तो हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, हमने बताना है कि मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड किए। 0 से 10 नंबर 2 बच्चों के हैं, 10 से 20 नंबर 5 बच्चों के हैं, 20 से 30 नंबर 8 बच्चों के हैं। जब हमने ऐसा डेटा बताना है तो हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। कीवर्ड याद रखना, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस डेटा। देन आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं बट विद द हेल्प ऑफ लाइंस। हिस्टोग्राम में हम बार्स का यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम सिर्फ लाइंस का यूज़ करते हैं। बात सेम ही है, दोनों एक ही जैसे एक ही डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बताए जाते हैं, बस इसमें लाइंस यूज़ की गई जाती हैं और जो हिस्टोग्राम होता है उसमें बार्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार्स यूज़ किए जा रहे हैं और पॉलीगॉन में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लाइंस यूज़ करते हैं। ऑजाइव कर्व्स में हम क्या करते हैं, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करते हैं तब हम ऑजाइव कर्व की बात करते हैं। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे वैसे क्या होता है क्या नहीं, बस इतना याद रख लो। जब हमें क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं पता, जैसे यहाँ पे लेस देन 10 लिख दिया, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 50, 60, बट हमें इसकी प्रॉपर रेंज नहीं पता कहाँ से कहाँ तक, तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तब हम ऑजाइव कर्व का यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब फोर्थ स्टेप है आप लोगों के पास। पहला स्टेप आपने कलेक्शन की, दूसरा स्टेप आपने ऑर्गेनाइज किया, तीसरा स्टेप आपने उसको प्रेजेंट किया, चौथा स्टेप है आपका उसको एनालाइज करना। किसको, डेटा को एनालाइज करना, ताकि आप किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पाओ। देन एनालिसिस ऑफ डेटा मीन्स एग्जामिनिंग द कलेक्टेड डेटा। जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसके बिहाफ पे अब अपनी रिसर्च के कंक्लूजन्स निकालना, ठीक है, उनको एग्जामिन करके। एनालिसिस का मतलब है डेटा को स्टडी करके उसका मीनिंग निकालना और डिसीजन लेना। सिर्फ डेटा कलेक्ट करना इनफ नहीं होता, उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी होता है। जैसे सेल्स मैंने बताई, मंथली सेल्स इतनी थी, तो हमें इस डेटा से क्या पता लग रहा है कि हर मंथ में सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो यही क्या होगा, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब डेटा की एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, फ्यूचर सेल्स क्या होंगी, डिमांड क्या होंगी, इसके लिए बेनिफिट है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन आपके पास आता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपने याद रखना है, ये आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है, लास्ट पेज है, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपने स्टेप याद रखना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम फैक्ट्स और फिगर को हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। देन ऑर्गेनाइज, कलेक्ट करने के बाद उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। देन है प्रेजेंटेशन, जब उसको बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऐसे हम उसको जब हम विजुअल प्रेजेंटेशन देंगे जब डेटा को, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगा। देन उसको एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रिटेट करके उसकी डिसीजन मेकिंग करना, ये लास्ट स्टेप है, आई थिंक लास्ट
स्टेप मेरे से यहाँ पे ना थ्योरी में स्किप हो गया, तो आप यहाँ से इस पेज से कर लेना। लास्ट स्टेप क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। एनालाइज करने के बाद उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, कंपनी डिसाइड टू प्रमोट सैमसंग मोर बिकॉज इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम सैमसंग को ज़्यादा प्रमोट करेंगे क्योंकि ये लोगों के द्वारा ज़्यादा प्रेफर्ड किया जा रहा है। फ्लो प्रोसेस याद रखना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देन दीज स्टेप्स आर फॉलोड इन प्रॉपर सीक्वेंस, ये आपने याद रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं हो सकता। 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5, तीनों पाँचों के पाँचों आपको सीक्वेंस में याद रखना। तो ये थी आज की थ्योरी। अब हम चलते हैं इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने। एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में, एनालिसिस करना, डेटा को कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना और डेटा को इंटरप्रेट करना। एक बार हम इसको सीक्वेंस में लगा ही लेते हैं। पहले आएगा कलेक्शन, फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा प्रेजेंटेशन, फिर आएगा एनालिसिस, फिर आएगा इंटरप्रिटेशन, COPAI, ऐसे आप इसको याद रखना। तो सबसे पहले क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय। प्राइमरी डेटा कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट, रिसर्चर हिमसेल्फ, न्यूज़पेपर, बुक्स। न्यूज़पेपर और बुक्स सोर्सेज हैं हमारे सेकेंडरी डेटा के, और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी हमारे सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा के। रिसर्चर जब खुद डेटा को कलेक्ट करता है तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का क्या सोर्स है, पर्सनल इंटरव्यूज़ तो हमारा प्राइमरी डेटा में जाता है, ऑब्जर्वेशन हमारा प्राइमरी डेटा है, एक्सपेरिमेंट हमारा प्राइमरी डेटा है। बट जो सेंसस रिपोर्ट है, जो सेंसस डेटा है, जब हम उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मैथड डज द रिसर्चर कलेक्ट डेटा बाय वॉचिंग पीपल और इवेंट्स। लोगों को देखकर बस अपना डेटा कलेक्ट करना रिसर्चर के द्वारा, वो कौन सा मेथड है। इंटरव्यू में तो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चनर में हम रिस्पोंडेंट से शीट फिल करवाते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम एक्चुअल में बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं लोगों का और इवेंट्स का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्केड्यूल में हम रिसर्चर खुद रिस्पोंडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द क्वेश्चनर मेथड हु फिल्स द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर कौन फिल करता है, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर, रेस्पोंडेंट एंड सुपरवाइजर। तो रेस्पोंडेंट खुद क्वेश्चनर को फिल करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन पॉपुलेशन सेंसस इन ऑफ इंडिया। कौन सा मेथड है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है सेंसस को कलेक्ट करने के लिए, पॉपुलेशन सेंसस को। ऑब्जर्वेशन, नो, ऑब्जर्वेशन हम लोगों को देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं इनकी इनकम कितनी है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं। स्केड्यूल, स्केड्यूल में क्या होता है, शीट हम रिसर्चर खुद फिल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों से, रिस्पोंडेंट से, और रिसर्चर उसको फिल करता है। एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल कंडीशंस में फैक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करके उसको एनालाइज करके अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट खुद शीट फिल करता है। तो सेंसस में स्केड्यूल इसका करेक्ट आंसर होगा कि घर घर जाकर सेंसस ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और खुद आंसर को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। अरेंजिंग डेटा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। जब हम डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, तो वही हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ओजाइव एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओजाइव एंड हिस्टोग्राम ये सब किस में आता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है वो है हमारा पाई डायग्राम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस इज टू। डेटा को एनालाइज करने का मेन पर्पस क्या है, साइज ऑफ डेटा को बढ़ाना, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स बताना, डेटा को डेकोरेट करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हटाना।
तो जब हमने पहले 3 स्टेप कर लिए, उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास आता है डेटा को एनालाइज करना, ताकि हम उसके कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल पाएँ उस डेटा के, उसे हम एनालिसिस ऑफ डेटा बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इज़, तो आपने सिर्फ याद रखना है COPAI, तो COPAI ऑप्शन में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू करेक्ट सीक्वेंस हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट बनता है। ऑप्शन ए है हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट अगर एग्जाम में इंटरप्रिटेशन भी आ जाए तो वो भी आपको याद रखना। तो ये थी आज की आपकी क्लास, थ्योरी प्लस MCQ। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। सभी डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सभी टाइप्स, मेथड्स, ये सब आपको ईज़िली समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो आप लेक्चर्स को हाइप ज़रूर देना, ठीक है। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। और इसी के साथ साथ अगर आपको इन क्लासेस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप एक को टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।